अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं बेस्ट डाइट जो कि लेनी चाहिए किसी फ्रैक्चर के बाद या किसी ट्रॉमा के बाद या इवन किसी सर्जरी के बाद, जो कि पेशेंट के लिए रिकवरी में सबसे ज़्यादा पुरअसर हो सकती है। हमें लाइफ में डिफरेंट ट्रॉमास, एक्सीडेंट्स वगैरह, फॉल्स वगैरह के बाद हो सकते हैं, स्पेशली बोन फ्रैक्चर्स, जिस तरह मेरा हुआ था जब मैं गिरा था और मेरे एल्बो का फ्रैक्चर हुआ था। तो हम पेशेंट हमसे जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं और जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं वो ये होता है कि डॉक्टर साहब वो तरीका बताएं कि जल्द से जल्द या ऐसी खुराक बताएं कि जिससे जल्द से जल्द हमारा ये फ्रैक्चर हील हो जाए या ये सर्जरी से हम रिकवर कर जाएं या इस चोट से हम रिकवर कर जाएं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर यासिर है, मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पिछले कई सालों से अली मेडिकल सेंटर में एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। फ्रैक्चर के लिए क्या डाइट ज़रूरी है, इसके बारे में जानने से पहले ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रैक्चर का हीलिंग का अमल होता कैसे है। उसके कुदरत ने एक निज़ाम है जो कि एक बड़ा स्पेसिफिक है और स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है। जब आपका फ्रैक्चर हड्डी आपकी दो जगह से टूटती है तो सबसे पहले उस जगह पे एक क्लॉट बनता है, खून जमा होता है। उस खून में सफ़ेद खुलिये या वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस और डिफरेंट इसी तरह के सेल जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि सबसे पहले एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करते हैं। उसकी वजह से वहाँ एक क्लॉट सा बनता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो क्लॉट और एक्स्ट्रा जो डेब्रीज है, वो जो सेल्स होते हैं वो उसको खाना शुरू कर देते हैं और एक्स्ट्रा जो वहाँ गंद होता है या अननेसेसरी और सब्सटेंसेस होते हैं वो ख़त्म होना शुरू होते हैं। उसके बाद काम आता है स्टेम सेल्स का। स्टेम सेल्स वो सेल हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं। ये जिस्म में किसी भी जगह जाके उस जगह का रूप धार सकते हैं। जैसे कहीं हड्डी में जाएंगे तो ये बोन सेल्स बन जाएंगे, कहीं मसल में जाएंगे तो ये मसल सेल बन जाएंगे। तो स्टेम सेल्स इस जगह पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। स्टेम सेल्स के बाद एक नरम सा स्कैफोल्डिंग बनना शुरू हो जाता है, उसको सॉफ्ट कैलस कहते हैं। इस पूरे अमल में तकरीबन 2-1 हफ्ते का टाइम लगता है। उसके बाद जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल हैं जो हड्डी को बनाते हैं। जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल का काम शुरू होता है तो साथ ही ऑस्टियोक्लास्ट सेल भी आना शुरू होते हैं, जो एक्स्ट्रा हड्डी होती है उसको अपनी जगह से थाना शुरू कर देते हैं ताकि हड्डी की अलाइनमेंट सीधी रहे और वो अल्लाह ताला ने जो नेचुरल एक पोस्चर बनाया है बोन का उसमें मेंटेन रहे। अब हम उसी स्टेप, इन सारे स्टेप्स के आखिर में फ्रैक्चर हीलिंग का अमल कंप्लीट होता है। तो जिस तरह मैंने पहले बात की कि जो सबसे पहला स्टेप है जिसमें मैक्रोफेजेस आते हैं, जिसमें क्लॉट बनता है, कैलस बनता है। अब ये चीज़ ज़रूरी है कि ज़्यादा शुगर या ज़्यादा ग्लूकोज की अपडेट मैक्रोफेजेस का काम को स्लो कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं या जिनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको कम लेने की ज़रूरत है और प्रोटीन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है ताकि आपकी फ्रैक्चर हीलिंग ज़्यादा जल्दी हो सके। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का काम ज़्यादा करने के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि हड्डियाँ खाली कैल्शियम से बनी हुई हैं। ये बात जानना ज़रूरी है कि हड्डियों का 1/3 कोलेजन या नरम बोन जिसे कहते हैं उससे बना होता है, बाकी 1/3 वाटर होता है और आखिरी 1/3 मिनरल्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैल्शियम की होती है। लेकिन कैल्शियम अकेला मिनरल नहीं है, इसके साथ जिंक, विटामिन के, मैग्नीशियम, ये और मुख्तलिफ ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि आपके हड्डी के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं और उसकी मजबूती में अपना काम करते हैं। इसीलिए फ्रैक्चर के पेशेंट में हम कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ साथ विटामिन के सप्लीमेंट, मैग्नीशियम सप्लीमेंट और जिंक सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करते हैं। जो कोलेजन फ्रेगमेंट होता है, जो कोलेजन पार्ट होता है फ्रैक्चर हीलिंग का, उसमें जो सबसे अहम रोल है वो विटामिन सी का है। विटामिन सी कोलेजन को बहुत जल्दी बनाता है। तो विटामिन सी या ऐसी खुराकें जिसमें विटामिन सी हो वो बहुत ज़रूरी हैं फ्रैक्चर हीलिंग में। एक जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ फ्रैक्चर के दौरान नहीं लेनी चाहिए कि इससे रेशा हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। इसका इन्फेक्शन या रेशा होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनफैक्ट जितना आप लेंगे डायरी प्रोडक्ट या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ हो गई, दही हो गई, लस्सी हो गई, तो ये सारे फ्रैक्चर हीलिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं और जिस्म को जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको फिल फॉर पूरा करते हैं। उसके अलावा
विटामिन डी और विटामिन के का बहुत अच्छा रोल है कि जो जिस्म में जो कैल्शियम होती है, जो खुराक के ज़रिए गई होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बोन्स के अंदर। तो विटामिन डी धूप में बैठने से बनती है, सन एक्सपोजर से बनती है। उसके अलावा फ़िश, एग योक, इन सब में, मीट, इन सब में विटामिन डी के एडिक्वेट लेवल्स होते हैं। तो अच्छी एक बैलेंस डाइट जिसमें आपका गोश्त शामिल हो, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शामिल हों, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट शामिल हों, ये सारा ज़रूरी है फ्रैक्चर हीलिंग के लिए। जब हम फ्रैक्चर हीलिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें वो हैं जो फ्रैक्चर हीलिंग को स्लो करती हैं या उसमें नुकसानदेह हो सकती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ स्मोकिंग है, या कोई भी ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह, ये सारा कुछ फ्रैक्चर हीलिंग को स्लो कर देता है। तो इसलिए ये बेहतर है कि अगर आप इस स्टेज से गुजर रहे हैं कि आपका फ्रैक्चर हुआ है या कोई चोट लगी है या कोई सर्जरी हुई है, तो आप इन सारी चीज़ों का परहेज़ करें। इसके अलावा जो पेन किलर्स हम यूज़ कराते हैं, यूजली इनिशियली पहले 3-4 दिन, क्योंकि दर्द ज़्यादा होता है तो पेन किलर्स दी जाती हैं, लेकिन पेन किलर्स का प्रोलॉन्ग यूज़ भी फ्रैक्चर हीलिंग को स्लो डाउन कर देता है, तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़, स्पेशली फ्रैक्चर्स के लिहाज से, इनिशियली जब फ्रैक्चर सॉफ्ट होते हैं तो उसको इमोबिलाइज हम करते हैं। इमोबिलाइज से मुराद ये है कि फ्रैक्चर हड्डी के 2 हिस्से अपनी जगह से हिले नहीं। वो प्लस्तर की सूरत में भी किया जा सकता है, बैंडेज की सूरत में भी किया जा सकता है, या कोई प्लेट या रॉड लगा के उसको फिक्स करके भी किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि जैसे ही हीलिंग इतनी हो जाए कि हड्डी खुद अपना वज़न ले सके, तो जल्द से जल्द स्पेशली आपकी जो टांगों की हड्डियाँ हैं उस पर वज़न डलवाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वज़न डालने से भी हीलिंग प्रोमोट होती है और बोन जल्दी हील करती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा भी हुआ होगा और आपकी अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो वो भी दूर हुई होंगी। शुक्रिया।